सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब बात होती है इकोनॉमिक्स के बारे में तो इन जनरल इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से दो कैटेगरीज हैं? एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में कोई भी लिंक नहीं होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में कम्युनिकेट नहीं करती है, इंटरेक्ट नहीं करती है। और दूसरी होती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में सेवरल मीन्स के थ्रू कम्युनिकेट करती है, इंटरेक्ट करती है। और आज की डेट में ज़्यादातर जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं वो कैसी इकोनॉमी है? ओपन इकोनॉमी है। बहुत सिंपल। एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में कम्युनिकेट नहीं करती है, इंटरेक्ट नहीं करती है। और दूसरी होती है ओपन इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में अलग अलग मीन्स के थ्रू कम्युनिकेट करती है, इंटरेक्ट करती है। अच्छा, ये जो इंटरेक्शन है किसी भी इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, ये तीन तरीके से हो सकता है। कौन कौन से तीन तरीके हैं? एक होती है आउटपुट मार्केट। जब कोई इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदती बेचती है, तो ये जो एक्सचेंज है, ये जो इंटरेक्शन है, ये आता है आउटपुट मार्केट के अंडर। फॉर एग्जांपल इंडिया है, हमारी कंट्री है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जैसे यूएसए के साथ में, चाइना के साथ में, रशिया वगैरह के साथ में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करती है। बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से खरीदते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेचते हैं। ये जो एक्सचेंज है, ये जो इंटरेक्शन है, ये किसका पार्ट है? आउटपुट मार्केट का पार्ट है। दूसरा फाइनेंशियल मार्केट। जब कोई इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करती है, फाइनेंशियल एसेट्स जैसे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जब उनको खरीदा बेचा जाता है तो ये किसका पार्ट होता है? फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है। और तीसरी लेबर मार्केट। जब कोई इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होती है तो इस इकोनॉमी में जो भी फर्म्स होती हैं उन फर्म्स के पास में ये फ्रीडम होता है कि वो जहाँ चाहें वहाँ अपने प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप कर सकती हैं। जब कोई इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होती है तो उस इकोनॉमी में जो भी लेबर होती है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके पास में फ्रीडम होता है कि वो जहाँ चाहें वहाँ पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया है और यूएसए है। इंडिया की बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जिनकी प्रोडक्शन यूनिट यूएसए में है, और यूएसए की बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में है। इंडिया की बहुत सारी लेबर है जो कि यूएस में जाके काम करती है, और यूएस के भी कुछ लोग हैं जो कि इंडिया में आके काम करते हैं। ये इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज दोनों ही इकोनॉमीज़ कैसी इकोनॉमीज़ हैं? ओपन इकोनॉमीज़ हैं। बहुत सिंपल। कोई भी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में तीन तरीके से इंटरेक्ट करती है। कौन कौन से तीन तरीके हैं? एक है आउटपुट मार्केट, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर नेशंस। दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और तीसरी है लेबर मार्केट, व्हेन एन इकोनॉमी इज एन ओपन इकोनॉमी, तो उस इकोनॉमी की फर्म्स को और एम्प्लॉयज़ को ये फ्रीडम होता है कि वो जहाँ पे चाहें वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो तीनों तरीके से इंटरेक्शन किया जा रहा है किसी भी इकोनॉमी के द्वारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, इन इंटरेक्शंस के दौरान जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किसी भी नेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी नेशन की अगर फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रू सेंस में समझना है तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री इंडिया, हम बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। हमारी फाइनेंशियल एसेट्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेचा जाता है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को हम खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग हमारे कंट्री में आके काम करते हैं और पैसा कमा के लेके जाते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बहुत सारी फाइनेंशियल एसेट्स को हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स खरीदते हैं। ये दोनों चीज़ों का जब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे पास में होगा तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कहाँ पे स्टैंड करती है। तभी तो हमें पता चलेगा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में हम फायदे में हैं या घाटे में चल रहे हैं, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं या इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है इन ट्रांजेक्शन्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को जानने में। और ये जो तीनों तरीकों से इंटरेक्शन हो रहा है,
इन इंटरेक्शंस की वजह से जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इन ट्रांजेक्शन्स के इसी रिकॉर्ड को बुलाया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसी रिकॉर्ड को बुलाया जाता है बीओपी। अगर और सिंपल लैंग्वेज बोलें तो किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, उनको बुलाया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स मेड बिटवीन रेजिडेंट्स and non-residents of a country within a specific period of time is known as balance of payment। बहुत सिंपल, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है एक बार फिर से सुनो। किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड है, इसको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की होती है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो हमारे कंट्री के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। और आरबीआई अपने हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड को प्रिपेयर नहीं करता है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसने दिया है? आईएमएफ ने दिया है। आईएमएफ का एक मैनुअल है बीपीएम 6 मैनुअल। ये बीपीएम 6 मैनुअल में स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। अच्छा, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जब इसमें अकाउंटिंग की जाती है तो अकाउंटिंग का कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? अकाउंटिंग का सिस्टम है वर्टिकल डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा सिस्टम है? वर्टिकल डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या होता है? बहुत सिंपल, मान लेते हैं कि ये आपकी रिकॉर्ड बुक है। इस रिकॉर्ड बुक को दो में डिवाइड कर लिया जाएगा। एक साइड में लिखा जाएगा क्रेडिट और दूसरी साइड में लिखा जाएगा डेबिट। जो भी पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है, और कई तरीके से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की, बदले में हमें पैसा मिलेगा, कंट्री में पैसा आएगा। या हमारे कंट्री का कोई रेजिडेंट है, वो बाहर गया और उसने काम किया, पैसा कमाया, वो पैसा भी इवेंचुअली हमारी कंट्री में आएगा। कोई बाहर रहने वाला इंसान है जो कि हमारा जानकार है, उसने हमें कोई गिफ्ट दिया, एक तरीके से ये पैसा हमारे कंट्री में आया। ये जितना भी पैसा हमारे कंट्री में आता है, इनफ्लो होता है, इसको लिखा जाता है क्रेडिट साइड में और इसको दिखाया जाता है प्लस साइन से। ये पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है, हमारे इकोनॉमी में ऐड हो रहा है, तो इसको दिखाया जाता है प्लस साइन से। और दूसरे साइड में बात होती है डेबिट की। जितना भी पैसा हमारे कंट्री से बाहर गया, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज़ इंपोर्ट की, बदले में हम पैसा देंगे, पैसा बाहर जा रहा है। या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई इंसान आया, हमारी कंट्री में काम किया और पैसा कमा के ले गया। तो ये जितना भी पैसा हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, जितने भी पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, इसको लिखा जाता है डेबिट साइड में और इसको दिखाया जाता है माइनस साइन से। ये पैसा हमारे इकोनॉमी से बाहर जा रहा है, तो इसको दिखाया जाता है माइनस साइन से। तो वर्टिकल डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि जितना भी पैसा कंट्री में आ रहा होता है उसको लिखा जाता है क्रेडिट साइड में और दिखाया जाता है प्लस साइन से, और जितना भी पैसा कंट्री से जा रहा होता है उसको लिखा जाता है डेबिट साइड में और दिखाया जाता है माइनस साइन से। और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसको कंपाइल किया जाता है ऑन एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस पे कंपाइल किया जाता है, कैश बेसिस पे नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने यूएसए से कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए और ये प्रोडक्ट्स आज की डेट में आपके पास में आ गए। जिस डेट पे ये प्रोडक्ट्स आपके पास में आएंगे, उसी डेट पे इन प्रोडक्ट्स को रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाएगा, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड पे चढ़ा दिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन प्रोडक्ट्स के बदले में जो आपको पेमेंट करना है वो आपने आज किया या 1 महीने बाद किया या 1 साल बाद किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज बीओपी को कंपाइल किया जाता है एक्यूरल बेसिस पे, कैश बेसिस पे नहीं किया जाता। कैश कब दिया गया, पेमेंट कब दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये मान लिया जाता है कि प्रोडक्ट आपके पास में आ गया है, विच मीन्स कि ट्रांजेक्शन हो गया है। भाई आप पैसा भले ही 1 महीने बाद दो, भले ही 6 महीने बाद दो, भले ही 1 साल बाद दो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन प्रोडक्ट अगर आपके पास में आ गया तो अल्टीमेटली पैसा तो आप दोगे ही। तो जिस दिन प्रोडक्ट आता है उसी दिन इसको रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाता है, और इसको बोलते हैं एक्यूरल बेसिस। तो बीओपी को कंपाइल किया जाता है एक्यूरल बेसिस पे जब आपने प्रोडक्ट को अक्वायर किया, कैश बेसिस पे कंपाइल नहीं किया जाता है। बहुत सिंपल इजी सी चीज़ें हैं और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। देखो हमने क्या बात की,
कोई भी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में 3 तरीके से इंटरेक्ट करती है। कौन कौन से 3 तरीके हैं? एक है आउटपुट मार्केट, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और तीसरा है लेबर मार्केट, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ फर्म्स एंड लेबर। ये जो तीनों तरीके हैं इंटरेक्शन के, इनमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को ही बुलाया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। अगर और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कंट्री के रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को ही बुलाया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड है इसको प्रिपेयर कौन करता है? सेंट्रल बैंक इसको प्रिपेयर करता है। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसने प्रोवाइड किया है? IMF ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड किया है। IMF का VPM6 मैनुअल है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग का कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? वर्टिकल डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और कंपाइल BOP को किया जाता है एक्यूरल बेसिस पे, ना कि कैश बेसिस पे। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के अलावा नेट एरर्स एंड ओमिशंस भी होते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ घपला हो गया, कुछ चीज़ मिस आउट हो गई, उसको भी अकाउंट में लिया जाता है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी होते हैं। इन दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता है प्राइमरीली। एक होता है करंट अकाउंट, चालू खाता, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। जब बात की जाती है करंट अकाउंट के बारे में तो करंट अकाउंट के भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है बैलेंस ऑफ विजिबल्स, बैलेंस ऑफ विजिबल्स या इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बुलाया जाता है। और बैलेंस ऑफ विजिबल्स में बात की जाती है गुड्स के एक्सचेंज के बारे में। सिर्फ गुड्स का जो एक्सचेंज है, गुड्स का जो ट्रेड है, उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ विजिबल्स। और दूसरा होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। सर्विसेज का जो ट्रेड है, सर्विसेज का जो एक्सचेंज है, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको बुलाया जाता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। सिर्फ गुड्स का जो रिकॉर्ड है कि कितने गुड्स खरीदे गए और कितने बेचे गए, कितने गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ और कितने गुड्स को हमने इंपोर्ट किया, उसका जो रिकॉर्ड है उसको बुलाया जाता है बैलेंस ऑफ विजिबल्स या बैलेंस ऑफ ट्रेड। और सर्विसेज का जो एक्सचेंज है, इसके अलावा जो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर जाके कितनी इनकम अर्न की और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रेजिडेंट्स ने हमारे कंट्री में आके कितनी इनकम अर्न की, उसका जो नेट होता है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। और तीसरा ट्रांसफर्स, गिफ्ट्स, डोनेशंस, रेमिटेंसेस वगैरह, कितने हमारे पास में आए और कितने हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भेजे, इन तीनों को अकाउंट में लिया जाता है। और इन तीनों का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बहुत सिंपल। जब हम बात करते हैं करंट अकाउंट के बारे में तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं? एक है बैलेंस ऑफ विजिबल्स या बैलेंस ऑफ ट्रेड। गुड्स का कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ, गुड्स दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, उसका जो रिकॉर्ड है उसको बुलाया जाता है बैलेंस ऑफ विजिबल्स। और दूसरा कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। सर्विसेज का कितना एक्सचेंज हुआ, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या रही, और ट्रांसफर्स का कितना एक्सचेंज हुआ, गिफ्ट्स का, डोनेशंस का, रेमिटेंसेस वगैरह का कितना एक्सचेंज हुआ, उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। और दूसरा कंपोनेंट है BOP का कैपिटल अकाउंट। और ये जो कैपिटल अकाउंट है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI। कितना इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आया और कितना हमने और कंट्रीज में किया, उसका जो रिकॉर्ड है उसको रखा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। दूसरा लोन्स, हमने कितने लोन्स लिए और कितने लोन्स हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिए, उसको पूरे को अकाउंट में लिया जाता है लोन्स के अंडर। और तीसरा बैंकिंग कैपिटल, ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनकी कितनी फॉरेन एसेट्स हैं और इनकी कितनी फॉरेन लाइबिलिटीज़ हैं,
उसके रिकॉर्ड की बात की जाती है बैंकिंग कैपिटल में। और इन तीनों का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है उसकी बात होती है बैलेंस इन दी कैपिटल अकाउंट में। बहुत सिंपल सी बातचीत है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बैलेंस ऑफ विजिबल्स या बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसमें बात की जाती है गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के बारे में, और दूसरा कंपोनेंट होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, जिसमें बात की जाती है सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड के बारे में और ट्रांसफर्स के बारे में। और दूसरा कैपिटल अकाउंट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कितनी एफडीआई आई, कितना एफपीआई आया, उसका पूरा अकाउंट होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में। दूसरा लोन्स, कितने लोन्स हमने लिए और कितना लोन्स हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिए, उसका पूरा अकाउंट होता है लोन्स के अंडर। और तीसरा बैंकिंग कैपिटल, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनके पास में कितनी फॉरेन एसेट्स हैं और इनकी कितनी फॉरेन लाइबिलिटीज़ हैं, उनका रिकॉर्ड होता है बैंकिंग कैपिटल के अंदर। इन तीनों का जो रिकॉर्ड है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, उसको बुलाया जाता है बैलेंस इन दी कैपिटल अकाउंट। एक एक करके इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर ही दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दी ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। देखो बहुत सिंपल सी बातचीत। अब देखते हैं कि जो करंट अकाउंट है, बैलेंस इन दी करंट अकाउंट है, इसकी कहानी क्या है। जब हम बात करते हैं बैलेंस इन दी करंट अकाउंट के बारे में, तो इसका मतलब क्या है कि गुड्स के एक्सचेंज के थ्रू, सर्विसेज के एक्सचेंज के थ्रू, इनकम वगैरह के एक्सचेंज के थ्रू, ट्रांसफर्स वगैरह के थ्रू जो भी इंटरेक्शंस हुए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में, उसके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को बुलाया जाता है बैलेंस इन दी करंट अकाउंट। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर्स बाय द रेजिडेंट्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये तो बड़ा सिंपल सा है, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये जो बैलेंस इन दी करंट अकाउंट है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, अभी हमने बात की है। एक है बैलेंस ऑफ विजिबल्स, या जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बुलाया जाता है, और दूसरा है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। जब बात होती है बैलेंस ऑफ विजिबल्स के बारे में या बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, तो बड़ा सिंपल है। बैलेंस ऑफ विजिबल्स में हम बात करते हैं गुड्स के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में। तो ये जो बैलेंस ऑफ विजिबल्स है या बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स में से वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स को माइनस कर दो। जितने गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए उनकी जो वैल्यू है, उस वैल्यू में से जितने गुड्स हमने इंपोर्ट किए उस वैल्यू को माइनस कर दो। हमें पता चल जाएगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड की सिचुएशन क्या है। और अब अगर आपको फॉर्मूला दिख रहा है तो बड़ा सिंपल है। अगर हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं इंपोर्ट्स के कंपैरिजन में, इसका मतलब कि हमें ट्रेड में फ़ायदा हो रहा है, विच मीन्स कि ट्रेड सरप्लस है। और अगर हमारे कंट्री के इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, और जब मैं बात करता हूँ इंपोर्ट्स के बारे में, तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गुड्स के इंपोर्ट के बारे में या गुड्स के एक्सपोर्ट के बारे में। तो अगर हमारी कंट्री के इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या है कि हम ट्रेड में घाटे में हैं, ट्रेड डेफिसिट है। और अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि ना हमारा फायदा हो रहा और ना हमारा नुकसान हो रहा, ट्रेड इक्विलिब्रियम है। बहुत सिंपल। जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल्स के बारे में या बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, तो हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं गुड्स के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में। बैलेंस ऑफ ट्रेड को निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स में से माइनस कर दो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स को, तो हमें मिल जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बड़ा सिंपल है फॉर्मूला, देखो कि अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं इंपोर्ट्स से, इसका मतलब हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव है, हम ट्रेड में फ़ायदे में हैं, ट्रेड सरप्लस है। और अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव है, ट्रेड में घाटा है हमें, ट्रेड डेफिसिट में हम।
और अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि ट्रेड में ना तो हमें फायदा हो रहा ना घाटा हो रहा, ट्रेड इक्विलिब्रियम है। इंडिया की कहानी क्या रही है? इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड के मामले में हमेशा ही नेगेटिव रहा है, हमेशा ही हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है। जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, जब हम बात करते हैं गुड्स के एक्सचेंज के बारे में, गुड्स के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमेशा से नेगेटिव रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जब कैपिटल गुड्स की बात होती है, कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी वगैरह है, जब उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात होती है तो इनको भी बैलेंस ऑफ ट्रेड में या बैलेंस ऑफ विजिबल्स में ही इंक्लूड किया जाता है। हालांकि कैपिटल गुड्स हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको कैपिटल अकाउंट के अंडर नहीं रखा जाता है। बड़ा सिंपल अगर बोलें तो गुड्स चाहे कैसे भी हों, चाहे कैपिटल गुड्स क्यों ही ना हो, उनका अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है तो सबको कहां पे कंसीडर किया जाएगा? बैलेंस ऑफ विजिबल्स में कंसीडर किया जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, ये जो बैलेंस इन दी करंट अकाउंट है, इसका एक कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ विजिबल्स, जिसके बारे में अभी हमने बात की, और दूसरा कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। और ये जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स है, इनमें 3 कैटेगरीज को कंसीडर किया जाता है। एक तो सर्विसेज का जो एक्सचेंज है, सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, और सर्विसेज की जब बात आती है तो 13 सर्विसेज की बात की जाती है। कौन कौन सी? ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर वगैरह है, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह है, ऐसी 13 सर्विसेज हैं। दूसरा बात की जाती है ट्रांसफर पेमेंट्स की, कोई गिफ्ट्स आए, कोई डोनेशंस आए, कोई रेमिटेंसेस वगैरह आए, कोई यूरोप में हमारा जानकार रहता है, उसने हमें कोई गिफ्ट भेजा या हमने उसको कोई गिफ्ट भेजा, ये क्या है? ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स को भी बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में ही कंसीडर किया जाता है। और तीसरा नेट इनकम फ्रॉम एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे रेजिडेंट्स बाहर जाके कितना पैसा कमा रहे हैं और बाहर के लोग हमारे कंट्री में आके कितना पैसा कमा रहे हैं, उसका नेट निकाल लो तो नेट इनकम मिल जाएगी। इसमें डिविडेंड को कंसीडर किया जाता है, इसमें प्रॉफिट को कंसीडर किया जाता है, इसमें इंटरेस्ट इनकम को कंसीडर किया जाता है, इसमें कंपनसेशन वगैरह को कंसीडर किया जाता है। और इन तीनों का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, इन तीनों ट्रांजैक्शंस का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। क्या बोला जाता है? बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बड़ा सिंपल है। और इंडिया के केस में ये जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है, इसमें हमें फायदा होता है, हमारा ट्रेड सरप्लस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल्स के मामले में हमारा नेगेटिव बीओटी है, मतलब हमें ट्रेड डेफिसिट है, हमें नुकसान होता है, हम घाटे में हैं। लेकिन जब बात आती है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के बारे में, तो यहां पे हमारा ट्रेड पॉजिटिव है, ट्रेड सरप्लस है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज का, इंपोर्ट कम करते हैं। और ये ज़्यादातर चलता है सॉफ्टवेयर या आईटी सर्विसेज के बैकबोन पे। इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम आईटी सर्विसेज का कि यहाँ पे हमारा सरप्लस है। अच्छा, ओवरऑल अगर देखें तो जब अब ये जो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स है, जिसमें हमारा ट्रेड सरप्लस है, ये ट्रेड सरप्लस कुछ हद तक ये जो हमारा गुड्स में ट्रेड डेफिसिट है, इसको बैलेंस आउट करता है, इसको थोड़ा सा मैनेज करता है। देखो, बैलेंस ऑफ विजिबल्स क्या होता है और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स क्या होता है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बैलेंस इन दी करंट अकाउंट कैसे निकाला जाएगा, तो बड़ा सिंपल है ना, कि बैलेंस ऑफ विजिबल्स का जो भी फिगर है उसको ऐड कर दो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के फिगर के साथ में, जो भी नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, वो बैलेंस इन दी करंट अकाउंट होगा। बड़ा सिंपल सा मैथ्स है। तो बैलेंस इन दी करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ विजिबल्स को ऐड कर दो विद बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, जो भी फिगर आएगा वो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट होगा। अब देखो, ये जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट में है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो अगर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि करंट अकाउंट डेफिसिट है। फिर एक सवाल आता है कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो किस लेवल का डिजायरेबल है, किस लेवल का सस्टेनेबल है। देखो, दूसरा एस्पेक्ट तो ये है कि अगर हमारा ट्रेड सरप्लस है,
कि हम गुड्स का भी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, हम सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, वो तो सबसे बढ़िया सिनेरियो है। फिर तो चांदी है, फिर तो सब फायदा ही फायदा है कि ट्रेड सरप्लस में हम खूब सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं, खूब सारा फायदा कमा रहे हैं। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो सवाल आता है कि किस लेवल तक का करंट अकाउंट डेफिसिट डिजायरेबल होता है, ठीक होता है, सस्टेनेबल होता है। तो एक कमेटी बनाई गई थी, रंगराजन कमेटी। इस रंगराजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1993 में, और रंगराजन कमेटी ने यह कहा कि इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए 2% ऑफ द जीडीपी का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सस्टेनेबल होता है, वो डिजायरेबल होता है। रंगराजन कमेटी क्या कह रही है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अगर 2% ऑफ जीडीपी तक करंट अकाउंट डेफिसिट है तो वो ठीक है, वो सस्टेनेबल है, वो डिजायरेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया की कहानी क्या है? हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है फाइनेंशियल ईयर 25 के Q2 में कितना था? 1.2% ऑफ द जीडीपी था। मतलब हम डिजायरेबल रेंज में हैं, हम सस्टेनेबल रेंज में हैं, हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में है नहीं। देखो, ट्रेड सरप्लस हो जाए, अगर ये बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट पॉजिटिव हो जाए, ये तो सबसे अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव है तो डिजायरेबल कितने तक बताया गया? 2% ऑफ द जीडीपी तक। हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में है, लेकिन सस्टेनेबल रेंज में 1.2% ऑफ द जीडीपी तक है। और ये डेटा को क्या है? ये डेटा है फाइनेंशियल ईयर 25 के Q2 का। बहुत सिंपल, हमने क्या बात की? हमने बात ये की कि जो बैलेंस इन दी करंट अकाउंट है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बैलेंस ऑफ विजिबल्स या बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में बात की जाती है गुड्स के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स जो है उसमें से वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स को माइनस कर दो तो हमें मिल जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है इंपोर्ट्स से तो ट्रेड सरप्लस है, जो कि सबसे बढ़िया सिनेरियो है। अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स से तो ट्रेड डेफिसिट है, जो कि बढ़िया सिनेरियो नहीं है। और अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों बराबर हैं तो ट्रेड इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब कुछ बराबर चल रहा है। इंडिया के केस में ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये हमारा नेगेटिव है, ट्रेड डेफिसिट है। फिर हमने बात की बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के बारे में। इसमें 3 कैटेगरीज को इंक्लूड किया जाता है, सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, और नेट इनकम फ्रॉम एंड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड किया जाता है। इन तीनों का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन्स का, उसको अकाउंट में लिया जाता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स में। और बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के मामले में हमारा ट्रेड पॉजिटिव है, ट्रेड सरप्लस है। और फिर बहुत बेसिक तौर पे हमने देखा कि बैलेंस इन करंट अकाउंट अगर निकालना है तो बड़ा सिंपल तरीका है कि बैलेंस ऑफ विजिबल्स का जो भी फिगर है उसको ऐड कर दो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स के फिगर के साथ में, हमें मिल जाएगा बैलेंस इन द करंट अकाउंट। बैलेंस इन द करंट अकाउंट अगर पॉजिटिव है तब तो ट्रेड सरप्लस है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर बैलेंस इन द करंट अकाउंट नेगेटिव है तो उसको बुलाया जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या बुलाया जाता है? करंट अकाउंट डेफिसिट। फिर एक सवाल ये भी पूछा गया कि भैया कितना करंट अकाउंट डेफिसिट डिजायरेबल होता है? तो रंगराजन कमेटी ने क्या बोला कि 2% ऑफ द जीडीपी तक अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो वो डिजायरेबल है, वो सस्टेनेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारी कंट्री के केस में करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? 1.2% ऑफ द जीडीपी है, तो हम डिजायरेबल रेंज में है। हालांकि इंप्रूव करने की जरूरत है, सरप्लस में आएंगे तो बेहतर होगा, लेकिन हाँ डेफिसिट तो है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, लेकिन डिजायरेबल रेंज में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, जब हमने बात की ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में तो एक टर्म आया रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? देखो, रेमिटेंसेस का मतलब क्या है? द मनी दैट इज सेंट और ट्रांसफर्ड टू अनदर पार्टी। टिपिकली द मनी विच इज सेंट टू फैमिली मेंबर्स बैक इन पर्सन्स होम कंट्री इज नोन एज रेमिटेंसेस। इसको हिंदी में समझें तो कोई इंसान है जो कि इंडिया का रेजिडेंट है और वो मान लेते हैं यूएस में काम करने चला गया या सऊदी में काम करने चला गया, वहाँ पे पैसा कमा रहा है, पैसा कमाएगा, उस पैसे को अपने फैमिली मेंबर्स को वापस इंडिया भेजेगा, वापस घर में भेजेगा। ये जो पैसा आया इसको बुलाया जाता है रेमिटेंस। मनी सेंट टू फैमिली मेंबर्स बैक इन द पर्सन्स होम कंट्री इज नोन एज रेमिटेंस। और रेमिटेंस बहुत बड़ा चंक फॉर्म करता है हमारी इकोनॉमी का, बिकॉज हमारे बहुत सारे लोग बाहर के कंट्रीज में काम करते हैं। और ये बात हो गई बैलेंस इन द करंट अकाउंट के बारे में। बहुत सिंपल बातचीत है।
जितना इजी हम कर सकते हैं उतना इजी करके अपन पढ़ रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हैंड टू हैंड कमेंट करके पूछ लेना, बट हाँ बहुत इजी करने की कोशिश की है मैंने, जितना मैं कर सकता हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। फिर बात आती है बैलेंस इन दी कैपिटल अकाउंट के बारे में, जो कि दूसरा पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। बैलेंस इन दी कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जो भी कैपिटल रिसीट्स होती हैं, जो भी कैपिटल पेमेंट्स होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या इन दी फॉर्म ऑफ लोन्स, उसके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को कहा जाता है बैलेंस इन दी कैपिटल अकाउंट। क्या कहा जाता है? बैलेंस इन दी कैपिटल अकाउंट। देखो, एक तो अभी हमने जो बात की वो क्या है कि भैया गुड्स का एक्सचेंज कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है, ये सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है, उसकी सारी बातचीत हो गई बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में। अब बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आता है, बहुत सारा पैसा लोन्स के थ्रू भी आता है। ये जो पैसा है और कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म तो होगा नहीं, वो जनरली लॉन्ग टर्म होगा, वो एसेट्स के क्रिएशन के लिए होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, लोन्स के थ्रू जो भी पैसा आता है या हम जो भी पैसा देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, इन ट्रांजैक्शंस का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, कैपिटल रिसीट्स का और कैपिटल पेमेंट्स का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, उसको बुलाया जाता है बैलेंस इन दी कैपिटल अकाउंट। और बैलेंस इन दी कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, अभी अभी हमने बात की है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, FDI, FPI। बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आता है और हमारे कंट्री के लोग भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब हम भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है वो एक कंपोनेंट है। दूसरा लोन्स, लोन्स में एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात होती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स वगैरह की बात होती है। बहुत सारा लोन का पैसा हमारी कंट्री में आता है और बहुत सारा लोन हम देते भी हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। इसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है उसको रखा जाता है लोन्स के अंदर। और तीसरा बैंकिंग कैपिटल, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनके पास में कितनी फॉरेन एसेट्स हैं, इनकी कितनी फॉरेन लाइबिलिटीज हैं, उसका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है वो आता है बैंकिंग कैपिटल के अंदर। तो ये जो बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स और बैंकिंग कैपिटल। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू पैसा आता है, इट इज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो, एक आपके पास में लोन के तौर में पैसा आया, अब लोन आपको लौटाना पड़ेगा, तो ये कैसा है? ये डेट क्रिएटिंग है, आपके ऊपर कर्जा क्रिएट हो रहा है। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नॉन डेट क्रिएटिंग है, आपके ऊपर कोई कर्जा क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इट इज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है इसके भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा FPI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? परचेज ऑफ एसेट्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच अलाउज कंट्रोल ओवर एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई US का रेजिडेंट इंडिया आया और उसने इंडिया की किसी कंपनी में, मान लेते हैं 40% का स्टेक खरीद लिया, 40% की एसेट्स को खरीद लिया। अब उन एसेट्स के ऊपर उस इंसान का कंट्रोल हो गया। ये जो 40% पैसा उसने लगाया, ये क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। उल्टा भी हो सकता है कि हमारे कंट्री से अंबानी साहब चले गए और उन्होंने US की कंपनी में जाके 40% या 50% स्टेक खरीद लिया, तो ये भी US के लिए क्या हो जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का मतलब क्या है कि जब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके, अपने कंट्री के बाहर जाके, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाके एसेट्स को परचेज करते हो ताकि उन एसेट्स का कंट्रोल आपको मिल जाए, तो उस इन्वेस्टमेंट को बुलाया जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है प्रॉपर। एक पैनल बनाया गया हमारे कंट्री में, मायाराम पैनल। मायाराम पैनल को शायद 2014 में बनाया गया था। ये जो मायाराम पैनल है इसने रिकमेंडेशंस दी और इसने बताया कि FDI की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, और इसी की डेफिनेशन को आज की डेट में हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो FDI क्या होती है? लिस्टेड कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज मतलब ऐसी कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं। लिस्टेड कंपनीज में अगर 10% से ज़्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है
तो उसको बुलाया जाता है एफडीआई। लिस्टेड कंपनीज में अगर 10% या 10% से ज़्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको बुलाया जाता है एफडीआई। और ये जो 10% है, ये 10% है पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल का। अगर किसी लिस्टेड कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको बुलाया जाता है एफडीआई। और किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में कितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, चाहे 2% आए, चाहे 5% आए, चाहे 15% आए, चाहे 50% आए, उस सब को एफडीआई कंसीडर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना, लिस्टेड कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा का अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको एफडीआई कंसीडर किया जाता है। अनलिस्टेड कंपनी में कितना भी इन्वेस्टमेंट आ जाए, चाहे 2% आ जाए और चाहे आ जाए 50%, उस सब को एफडीआई कंसीडर किया जाता है। अच्छा, लिस्टेड कंपनी में अगर 10% से कम का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो इसको बुलाया जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बुलाया जाता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है अपन पढ़ेंगे, लेकिन हाँ बेसिक तौर पे इसको भी दिमाग में रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ एसेट्स इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड विच अलाउज कंट्रोल ओवर एसेट्स। एफडीआई क्या होता है? ये तो सिंपल है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको याद क्या रखना है कि मायाराम पैनल ने रिकमेंडेशन दी और उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में एफडीआई की डेफिनेशन को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। एफडीआई किसे बुलाया जाता है? किसी भी लिस्टेड कंपनी में अगर 10% या उससे ज़्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको बुलाया जाता है एफडीआई। और किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में कितना भी इन्वेस्टमेंट आ जाए, कुछ भी इन्वेस्टमेंट आ जाए, उस सब को एफडीआई कंसिडर किया जाता है। होपफुली ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हुई होगी। अच्छा, वंस अ एफडीआई इज ऑलवेज अ एफडीआई। अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक बार एफडीआई कंसिडर कर लिया गया है तो वो हमेशा एफडीआई रहेगा। इससे मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट आया था तब मोर देन 20% था, तब मान लेते हैं कितना भी था, 20% था, मतलब 10% से ज़्यादा था, तो तब वो एफडीआई था। लेकिन अब धीरे धीरे जो होल्डिंग है वो 10% से कम हो गई, तो ऐसा नहीं है कि अब उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर एक बार एफडीआई कंसीडर किया है तो वो हमेशा के लिए एफडीआई ही कंसीडर किया जाएगा। दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कैश अलाउड नहीं होता है। आप कैश में पैसा ला के नहीं दे सकते हो और बोल नहीं सकते हो कि ये एफडीआई है। बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल सी बातचीत है, इसको दिमाग में रखना, बिकॉज है बहुत ईजी और काम आती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं तो कभी कभार बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से इत्मीनान से देखना और एक ही चीज़ को दिमाग में क्लियर रखना। अच्छा, ये जो एफडीआई होती है ये दो फील्ड्स में आ सकती है। एक होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जब किसी एग्जिस्टिंग प्लांट में या एग्जिस्टिंग कंपनी में या एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में आप इन्वेस्ट करते हो, एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जब कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी नए फैक्ट्री को बनाने के लिए किया जाता है, किसी नए स्टोर को सेटअप करने के लिए किया जाता है, किसी नए प्लांट को सेटअप करने के लिए किया जाता है, जब एकदम स्क्रैच से चीज़ों को शुरू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। होपफुली आपको ये पहले से ही पता होगा। अच्छा, ये जो एफडीआई है हमारे कंट्री में, इसके लिए दो रूट्स हैं। कौन कौन से दो रूट्स हैं? एक है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब जब कोई एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है और उसको इन्वेस्ट करना है, तो ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है? ऐसी एक्टिविटीज जहां पे गवर्नमेंट या आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। ऐसी एक्टिविटीज जिनमें एफडीआई के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। ऐसी एक्टिविटीज जिनमें एफडीआई के लिए गवर्नमेंट या आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, उसको बुलाया जाता है ऑटोमेटिक रूट। और ऐसी एक्टिविटीज जिनमें इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। इसके बारे में ऑलरेडी कई बार हमने पढ़ा हुआ है, ये भी आपको पता होगा। अच्छा, पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हुआ करता था।
ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था, ये देखता था कि किसको अप्रूवल देना है, किसको अप्रूवल नहीं देना है। लेकिन चीज़ों को ईजी करने के लिए इसको 2017 में अबॉलिश कर दिया गया और ये जो प्रोसेस है इसको बहुत सिंपल किया गया है। एफडीआई के लिए दो रूट्स कौन कौन से, एक ऑटोमेटिक रूट और दूसरा कौन सा है, गवर्नमेंट रूट है। अच्छा, आज भी हमारे कंट्री में कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे एफडीआई अलाउड नहीं है, जहाँ पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है। जैसे एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे ऑपरेशंस हैं। एटॉमिक एनर्जी में, रेलवे ऑपरेशंस में एफडीआई अलाउड नहीं है। लॉटरी बिजनेसेस में एफडीआई अलाउड नहीं है। चिट फंड बिजनेसेस में एफडीआई अलाउड नहीं है। निधि कंपनीज में एफडीआई अलाउड नहीं है। निधि कंपनीज एक तरीके की एनबीएफसीज होती हैं, तो निधि कंपनीज में भी एफडीआई अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं। जैसे फ्लोरिकल्चर में एफडीआई अलाउड है, हॉर्टिकल्चर में एफडीआई अलाउड है, एनिमल हस्बेंड्री में एफडीआई अलाउड है, पिसिकल्चर में एफडीआई अलाउड है। ऐसी बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें एफडीआई अलाउड है, लेकिन इन एग्जम्पशंस को छोड़ के बाकी की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनमें एफडीआई अलाउड नहीं है। प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड नहीं है, सिवाय टी प्लांटेशन के। टी प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड है, बाकी प्लांटेशंस में एफडीआई अलाउड नहीं है। हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस में भी एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ भी कई सारे एग्जम्पशंस हैं। जैसे टाउनशिप के डेवलपमेंट में एफडीआई अलाउड है। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रीमिसेस के कंस्ट्रक्शन में भी एफडीआई अलाउड है। रोड्स में भी एफडीआई अलाउड है। ब्रिजेस में भी एफडीआई अलाउड है। आरईआईटीज अंडर सेबी में भी एफडीआई अलाउड है। बाकी अगर इनको छोड़ दिया जाए तो हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस में भी एफडीआई अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स होते हैं उनके ट्रेडिंग में भी एफडीआई अलाउड नहीं है। सवाल आता है कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स क्या होते हैं। अगर बहुत सिंपल तौर पे समझें तो मान लेते हैं कि ये आपका कोई लंबा चौड़ा प्लॉट है। इस प्लॉट पे आप कितने फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कितने फ्लोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हो, उसकी भी एक लिमिट होती है। एक अथॉरिटी बताती है आपको कि कितने फ्लोर्स आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से 50 फ्लोर्स बना दोगे। अथॉरिटी होगी और वो परमिशन देगी। अब मान लेते हैं किसी एरिया में एक अथॉरिटी है, उसने बोला हुआ है कि सिर्फ 8 फ्लोर्स बनाए जा सकते हैं इस एरिया में किसी भी प्लॉट के ऊपर, तो वहां पे आप 8 फ्लोर से ज़्यादा नहीं बना सकते हो। अब सपोज करो कि सरकार इस प्लॉट के आसपास की जो रोड है उसको थोड़ा चौड़ा करना चाहती है और सरकार ने इस प्लॉट का जो इतना हिस्सा है इसको आपसे एक्वायर कर लिया। सरकार जब आपसे आपके प्लॉट की ज़मीन को एक्वायर करेगी तो दो ऑप्शंस हैं, या तो सरकार आपको देगी कंपनसेशन या फिर आप सरकार से ले सकते हो डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट को। ये डेवलपमेंट राइट्स सर्टिफिकेट क्या होता है? ये बेसिकली अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया गया है जिस पे लिखा हुआ है कि आप डेवलपमेंट कर सकते हो लिमिट से ज़्यादा का। इन द सेंस जैसे इस प्लॉट के ऊपर लिमिट कितनी थी कि आप 8 फ्लोर्स बना सकते थे, सिर्फ आपने 8 फ्लोर्स बना लिए। अब आपके पास में डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट है, सरकार ने इतना हिस्सा आपका ले लिया, ये जमीन आपकी ले ली रोड बनाने के लिए, बदले में आपको दे दिया डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि आप 2 और फ्लोर्स बना सकते हो, मतलब अब आप लिमिट से 2 और फ्लोर ज़्यादा 10 फ्लोर्स बना सकते हो। और इसके आगे लगा हुआ है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। इसका मतलब क्या है कि ये जो डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट है ये ट्रांसफरेबल है। आप बनाना चाहते हो 8 माले से ज़्यादा, 2 और माले बनाना चाहते हो, आप 10 फ्लोर्स बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो। और आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे और फ्लोर्स नहीं बनाने, तो आप किसी कंपनी को इसको बेच सकते हो। ऐसी कंपनी जो कि डेवलपमेंट करना चाहती है लेकिन उसकी लिमिट पूरी हो गई है, उसने ऑलरेडी बना लिए हैं 8 फ्लोर्स, लेकिन वो और 2 फ्लोर्स बनाना चाहती है, तो आप अपने डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट को उस कंपनी को बेच सकते हो। कंपनी आपको पैसा देगी और बदले में कंपनी के पास में ये डेवलपमेंट राइट्स का सर्टिफिकेट चला जाएगा और फिर वो कंपनी जो है वो 2 फ्लोर्स बना सकती है अपनी बिल्डिंग के ऊपर, और इसको बोला जाता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। हालांकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, लेकिन उतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये समझो कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स होते क्या हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और फिर इसके अलावा टबैको प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी एफडीआई अलाउड नहीं होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे एफडीआई अलाउड नहीं है। एक एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस, लॉटरी बिजनेस, चिट फंड बिजनेस, निधि कंपनीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, लेकिन बहुत सारे एग्जेम्पशंस भी हैं। प्लांटेशन एक्सेप्ट टी प्लांटेशन,
हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस, लेकिन बहुत सारे एग्जेम्पशंस यहाँ पे भी हैं। इसके अलावा ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में जो ट्रेडिंग होती है वहाँ भी एफडीआई अलाउड नहीं है, और टबैको प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे भी एफडीआई अलाउड नहीं है। अच्छा, ये जो हमारे कंट्री में एफडीआई आती है इसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कई सारे फैक्टर्स हैं। एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी स्टेबल है या नहीं है। अगर इकोनॉमी स्टेबल होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और जहाँ डेवलपमेंट होने के चांसेस होंगे वहाँ पे खूब सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, वहाँ पे खूब सारी एफडीआई आएगी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर है तो एफडीआई का इनफ्लो ज़्यादा होता है, अदरवाइज नहीं होता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके कंट्री में अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो कि डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है तो खूब सारी एफडीआई आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, आपके कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, लॉज कैसे हैं, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी ब्यूरोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है, करप्शन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी एफडीआई के इनफ्लो को इम्पैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोई कंट्री है जहाँ पे सरकार का भरोसा नहीं है कब बदल जाए, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्यों आएगी एफडीआई? लोगों को डर लगेगा कि यार हमारा पैसा डूब जाएगा। जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वहाँ पे एफडीआई भी ज़्यादा आती है। और तीसरा, सेक्टोरल पॉलिसीज़, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पॉलिसीज़ कैसी हैं, पॉलिसीज़ इन्वेस्टमेंट को फेवर करती हैं नहीं करती हैं, पॉलिसीज़ इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करती हैं नहीं करती हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एफडीआई कितना आएगी या कितना नहीं आएगी। देखो, बहुत सिंपल सी बातचीत है। अभी तक हमने बात की बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट के बारे में। इस बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट्स, 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एफडीआई और दूसरा होता है एफपीआई। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई बेसिकली किसी भी लिस्टेड कंपनी में अगर 10% या उससे ज़्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है तो उसको एफडीआई बुलाया जाता है। किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में कितना भी इन्वेस्टमेंट आया हो उस सबको एफडीआई बुलाया जाता है। और एक बार जिस चीज़ को, जिस इन्वेस्टमेंट को एफडीआई बुलाया गया है उसको हमेशा एफडीआई बुलाया जाएगा। ये जो एफडीआई है ये 2 टाइप के फील्ड्स में आ सकती है। एक ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, किसी एग्जिस्टिंग प्लांट में, कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट आता है, जो एफडीआई आती है उसको बुलाया जाता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और दूसरा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जब स्क्रैच से किसी चीज़ को, किसी फैक्ट्री को बिल्ड करने के लिए एफडीआई आती है तो उसको बुलाया जाता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। एफडीआई के इंडिया में 2 रूट्स हैं। एक है ऑटोमेटिक रूट, ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे एफडीआई के लिए गवर्नमेंट या आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा गवर्नमेंट रूट, ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे एफडीआई के लिए पहले सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं हमारी कंट्री में जहाँ आज भी एफडीआई अलाउड नहीं है। इन सेक्टर्स को मोटे मोटे तौर पे याद रखना, रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने क्या बात करी कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि एफडीआई के इनफ्लो को अफेक्ट करते हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं ये अगर आप खुद से भी लिखोगे, खुद से भी सोचोगे तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसका दूसरा हिस्सा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? किसी भी लिस्टेड कंपनी में अगर 10% से कम का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है तो उसको बुलाया जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी लिस्टेड कंपनी में अगर 10% या उससे ज़्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको बुलाया जाता है एफडीआई। और किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में कितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए उस सबको क्या बुलाया जाता है? एफडीआई बुलाया जाता है। लेकिन लिस्टेड कंपनी में अगर 10% से कम का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है तो उसको बुलाया जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है इसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है। एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट्स। इन्वेस्टमेंट थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट्स जैसे EDG है, जैसे GDR है, जैसे IDR है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में। FII क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल। FII का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर नेशंस कंपनी। किसी दूसरे नेशन की कंपनी की सिक्योरिटी में जब आप इन्वेस्ट करते हो
तो उसको बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यूएस का कोई रेजिडेंट है और वो इंडिया की किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको बुलाया जाएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या बुलाया जाएगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बुलाया जाएगा। देखो 10% से ज़्यादा अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसको तो बुलाते हैं एफडीआई। लिस्टेड कंपनी में अगर 10% से कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसको बुलाते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और इस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पहला हिस्सा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर नेशंस कंपनी। जैसा हम बात कर रहे थे कि कोई यूएस का रेजिडेंट है, वो इंडिया की कंपनी की सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्ट करता है तो इसको क्या बुलाया जाएगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बुलाया जाएगा। यह वाइसा वर्सा भी ट्रू है कि इंडिया का कोई रेजिडेंट है और वो अगर यूएस की कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है तो यूएस के लिए ये क्या हो जाएगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये जो एफआईआई होता है ये मोस्टली फाइनेंशियल मार्केट्स में फंक्शन करते हैं और ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं दे आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। शॉर्ट टर्म क्यों होते हैं? कंपनी के सिक्योरिटीज में कोई भी इन्वेस्ट कब करेगा? जब उसको प्रॉफिट दिख रहा होगा। जैसे ही उसका प्रॉफिट होगा, फायदा बनेगा, वो बाहर निकल जाएगा, वो अपना पैसा लेके चला जाएगा। तो दे आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है इसको हॉट मनी भी बुलाया जाता है। और हॉट मनी क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज ये जो एफआईआई है ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती है इन नेचर। वॉलेटाइल इन द सेंस कि अगर कंपनी की सिक्योरिटीज में फायदा दिख रहा होगा तो खूब सारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आएगा उस कंपनी की सिक्योरिटीज में। लेकिन अगर जरा भी गड़बड़ दिखी, जरा भी ऐसा लगा कि घाटा होने वाला है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो फॉरेन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये निकाल के ले जाएंगे अपना पैसा, ये भाग जाएंगे। तो ये हॉट मनी होती है, कोई भरोसा नहीं है। जरा सा अगर फ्लक्चुएशन आया तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है इसको खींच लिया जाता है, पैसा वापस चला जाता है और ये इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली फिर इंपैक्ट भी करता है। ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी इसको रेगुलेट करता है। और जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको खुद को रजिस्टर करवाना होता है विद सेबी। जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको खुद को रजिस्टर करवाना होता है विद सेबी। और ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट कर सकते हैं ओनली थ्रू कंट्रीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। हमारे देश की जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसके थ्रू ही ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल, एक बार फिर से सुनो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दो तीन चीज़ें याद रखनी है। होता क्या है? इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर नेशंस कंपनीज। ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है इट इज शॉर्ट टर्म इन नेचर, इसको हॉट मनी भी बुलाया जाता है। एफआईआई को रेगुलेट कौन करता है? सेबी इसको रेगुलेट करता है। और ये जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं इनको खुद को रजिस्टर करवाना होता है विद सेबी। अच्छा, ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनका एक हिस्सा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा हिस्सा है इन्वेस्टमेंट थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट्स। डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं? डिपॉजिटरी रिसीट्स नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको कोई बैंक इश्यू करता है और ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी फॉरेन कंपनी के पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज को। डिपॉजिटरी रिसीट्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी फॉरेन कंपनी के पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज को, लेकिन इनको इश्यू कौन करता है? कोई बैंक इनको इश्यू करता है। इसका मतलब क्या है? देखो, मान लेते हैं कि कोई फॉरेन कंपनी है और वो इंडिया की कैपिटल मार्केट में पैसा रेज करना चाहती है। अब हमारी जो कैपिटल मार्केट है उसमें पैसा अगर रेज करना है तो बड़ा सिंपल है कि स्टॉक एक्सचेंज पे खुद को लिस्ट करवाओ और पैसे को रेज करो। लेकिन ये जो फॉरेन कंपनी है ये इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है, तो अब ये पैसा कैसे रेज करे हमारी कैपिटल मार्केट से? तो उसका तरीका क्या है कि ये किसी बैंक के पास में जाएगी और बैंक को बोलेगी कि देखो साहब, हमें इंडियन कैपिटल मार्केट से पैसे को रेज करना है लेकिन हम लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, समाधान बताओ। तो बैंक क्या करेगा? बैंक इस फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे डिपॉजिटरी रिसीट्स को इश्यू कर देगा। ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं इनको इंडियंस खरीद सकते हैं,
इंडियंस खरीदेंगे तो इंडियंस का जो पैसा है वो एक तरीके से इस फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा और बदले में फॉरेन कंपनी को वो पैसा मिलेगा। तो इवेंचुअली ये जो फॉरेन कंपनी है ये पैसे को रेज कर रही है। एक तरीके से ये जो डिपॉजिटरी रिसीट है ये लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और ये डिपॉजिटरी रिसीट बिकती है, फिर ये सेल होती है फिर, और इसको फिर इंडियंस खरीदते हैं। बहुत सिंपल। डिपॉजिटरी रिसीट जो है तो एक तरीके की सिक्योरिटी ही, लेकिन ये उन फॉरेन कंपनीज के लिए है जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। ऐसी फॉरेन कंपनीज को अगर पैसा रेज करना है हमारे कैपिटल मार्केट से तो रास्ता क्या है कि बैंक के पास में जाओ और बैंक को बोलो समस्या ये है। बैंक आपके बिहाफ पे डिपॉजिटरी रिसीट्स को इश्यू कर देगा। ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं ये सेल होंगी, फिर इनको इंडियंस खरीदेंगे और इसके थ्रू जो भी पैसा आएगा वो आपको मिलेगा और बदले में इंडियंस को ये डिपॉजिटरी रिसीट मिल ही रही है। इंडिया में ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं इनको बोला जाता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। सिंपल कहानी जो भी अपने पढ़ी कि कोई फॉरेन कंपनी है जो कि इंडिया की कैपिटल मार्केट से पैसे को रेज करना चाहती है, लेकिन ये जो फॉरेन कंपनी है ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। तो एक तरीके से खुद को लिस्ट करवाने का तरीका क्या है? तरीका बड़ा सिंपल है कि किसी डिपॉजिटरी बैंक के पास में जाओ। ये जो बैंक है वो आपके बिहाफ पे आईडीआर को, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट को इशू कर देगा। ये जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट होगी ये रुपीस के फॉर्म में डिनोमिनेटेड होगी और इन आईडीआर्स को इंडियंस खरीदेंगे इस फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अमेरिका में ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं इनको बुलाया जाता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। फॉर एग्जाम्पल यूएस में हमारी किसी ऐसी कंपनी को पैसा रेज करना है जो कि यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, तो उसके पास में रास्ता क्या है? बड़ा सिंपल। अमेरिका में जो डिपॉजिटरी बैंक है उसके पास में जाओ और उसको बोलो कि हमें कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करना है, तो जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है उसको इश्यू कर दिया जाएगा वहां के बैंक के द्वारा और इन डिपॉजिटरी रिसीट्स को फिर वहां के लोग खरीदेंगे तो आपकी कंपनी में, मतलब हमारे यहाँ की जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट होगा, बदले में हमारी कंपनी को पैसा मिलेगा। ग्लोबल लेवल पे इन रिसीट्स को बुलाया जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, एफडीआई क्या होती है, एफपीआई क्या होती है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। देखो एक बार फिर से मोटा मोटा देख लो। हमने बात की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है? सिंपल तौर पे याद रखो, ऐसी फॉरेन कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं है किसी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, अगर उनको कंट्री के कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करना है तो कैसे रेज कर सकती हैं? वो जाएंगी उस कंट्री के डिपॉजिटरी बैंक के पास में और बैंक को बोलेंगी कि हमें पैसा रेज करना है, तो बैंक उस कंपनी के बिहाफ पे डिपॉजिटरी रिसीट्स को इश्यू कर देता है। ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं वो एक तरीके की सिक्योरिटी ही है और ये जो डिपॉजिटरी रिसीट्स है फिर इसको उस कंट्री के लोग खरीदते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, एफडीआई क्या होती है, एफपीआई क्या होती है, होपफुली आपको समझ में आई होगी, लेकिन एक बार फिर से मोटा मोटा इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। एफडीआई का मतलब क्या है? एफडीआई बेसिकली पेरेंट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है। आप कंपनी के कुछ हिस्से को खरीद रहे हो और अगर आप कंपनी के कुछ हिस्से को खरीद रहे हो तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ओनरशिप आपको मिलती है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर आपको डिसीजन मेकिंग में मिलती है। एफपीआई में क्या होता है? एफपीआई में आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, किसी पेरेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हो। आप स्टॉक्स को खरीदते हो, आप बॉन्ड्स को खरीदते हो, आप मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो और ये जो मार्केट में आपने बॉन्ड्स वगैरह खरीदे ये आपको कोई ओनरशिप नहीं देते हैं, ये आपको डिसीजन मेकिंग में कोई पावर नहीं देते हैं। एफडीआई के थ्रू आप पेरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और जब आप पेरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिसीजन मेकिंग में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर मिलती है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी के प्रोडक्टिव एसेट्स में। आप भी चाहते हो ना कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उससे कुछ प्रोडक्टिव आउटकम निकले, उससे आपको कुछ पैसा मिले, कुछ प्रॉफिट हो। तो एक तरीके से आप प्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन एफपीआई में आप करते हो फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट, जैसे स्टॉक्स हैं, जैसे बॉन्ड्स हैं। तो ये जो बॉन्ड्स आपने खरीदे इसके बदले में आपको ओनरशिप नहीं मिलती है, आपको डिसीजन मेकिंग की कोई पावर नहीं मिलती है। बॉन्ड में अगर आपको फायदा हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो ही गया, अगर बॉन्ड में आपको नुकसान हो गया तो नुकसान हो गया, बाकी आपकी ओनरशिप कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, एक और टर्म है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है? देखो अभी हमने बात की डिपॉजिटरी रिसीट्स के बारे में। ऐसी कोई कंपनी
जो कि लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, फॉरेन कंपनी है, अगर उसको कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करना है तो उसके लिए रास्ता क्या है? डिपॉजिटरी रिसीट्स। और ऐसे जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि सेबी के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है, सेबी जो कि रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, उसमें अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर रजिस्टर्ड नहीं है और वो इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कैसे इन्वेस्ट करे? उसका रास्ता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। जब हम बात करते हैं फॉरेन कंपनीज के बारे में तो उनके पास में रास्ता है डिपॉजिटरी रिसीट्स का। और जब हम बात करते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के बारे में, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि सेबी के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है, वो अगर इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास में कौन सा रास्ता है? उनके पास में कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स। बेसिकली होता क्या है कि जो भी इंडियन ब्रोकर होगा ऐसा जो कि सेबी के साथ में रजिस्टर्ड है, वो इंडियन ब्रोकर सिक्योरिटीज को खरीदेगा, शेयर्स को खरीदेगा, और इस इंडियन ब्रोकर से इन सिक्योरिटीज को, इन शेयर्स को कौन खरीदेगा? फॉरेन इन्वेस्टर खरीदेगा। लेकिन सिक्योरिटीज या शेयर्स की ओनरशिप इस फॉरेन इन्वेस्टर को नहीं मिलेगी। और ये जो इंडियन ब्रोकर से इस फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीदा, इसको बुलाया जाता है पार्टिसिपेटरी नोट। क्या बुलाया जाता है? पार्टिसिपेटरी नोट। देखो वो कह रहा है कि यहां पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर है जो कि सेबी के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है और ये इंडियन कैपिटल मार्केट में, सिक्योरिटीज के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इसके पास में रास्ता क्या है कि ये जाएगा ऐसे इंडियन ब्रोकर के पास में जो कि रजिस्टर्ड है सेबी के साथ में, और ये जो इंडियन ब्रोकर है वो खरीदेगा शेयर्स को और सिक्योरिटीज को। इंडियन ब्रोकर से इसको खरीदेगा ये फॉरेन इन्वेस्टर, लेकिन क्योंकि ये सेबी के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है तो ये जो शेयर है इसकी ओनरशिप इस फॉरेन इन्वेस्टर के पास में नहीं होगी। इसको बुलाया जाता है पार्टिसिपेटरी नोट। और इसमें प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि सेबी के साथ में इस आदमी का कोई लिंक नहीं है जिसका पैसा लग रहा है, तो कभी कभी करप्शन हो जाता है, कभी कभी ये जो पैसा है वो गलत तरीके से यूज हो जाता है, बिकॉज सेबी का लिंक इसके साथ में, इसके साथ में, ये जो इंडियन ब्रोकर है इसके साथ में है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए गए हैं, उनके बारे में भी आगे चलते हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, सिंपल तौर पे दिमाग रखो कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर, ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर जो कि सेबी के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है, वो अगर इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? वो कर सकता है पी नोट्स के थ्रू। एक इंडियन ब्रोकर जो कि रजिस्टर्ड है सेबी के साथ में, वो इंडियन ब्रोकर खरीदेगा सिक्योरिटीज को, शेयर्स को, और फिर ये जो इंडियन ब्रोकर है ये फॉरेन इन्वेस्टर को पी नोट्स को इशू करेगा। ये जो पी नोट्स होते हैं, पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स जिसके पास में होते हैं, जिस फॉरेन इन्वेस्टर के पास में होते हैं, उसके पास में शेयर्स की ओनरशिप नहीं होती है। ये जो एग्रीमेंट है ये इंडियन ब्रोकर और खरीदने वाले के बीच में होता है, सेबी का लिंक नहीं होता है इस फॉरेन इन्वेस्टर के साथ में। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। लेंदी सेशन है, इजी सेशन है और इंपॉर्टेंट सेशन है। चीज़ें एक बार में समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो एक दो बार देखो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।